बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं हर एक टर्म की जो डिग्री है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर 4 डिग्री है। इस टर्म सेकंड टर्म को देखें तो 2 और 1 3 डिग्री है, और थर्ड टर्म को देखें तो ये 2 डिग्री है। हर एक टर्म की डिग्री अलग है, डिफरेंट है। हर एक टर्म की डिग्री जब इक्वल होती है तो उसे हम होमोजीनियस कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये है हर एक टर्म की डिग्री इक्वल नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि होमोजीनियस होता है तब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करके उनको ऐड करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए डी की जगह पर यस m और डी डैश की हम 1 पुट कर देते हैं। ये होमोजीनियस के केस में ऐसा होता है। लेकिन जब यहाँ पर होमोजीनियस नहीं है तो ये काम तो हमें करना नहीं है। अब बात आती है कि हम इसको फैक्टर करें। देखेंगे लीनियर फैक्टर में ये क्या बदल जाएगा या नहीं बदलेगा। तो उस बेस पर फिर सॉल्यूशन को लिखने का यानी CF को लिखने का तरीका फिर बदल जाता है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करने के तरीके वही हैं, मतलब काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं जो हम लोग ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की जो सॉल्व कर चुके हैं उस तरीके से ही पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड ही नहीं करना होगा क्योंकि वो तो ज़ीरो होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में ज़ीरो है। यानी फोकस हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर ही रहेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हियर, एंड दिस इक्वेशन इज नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, so we cannot put value of d is equal to m and d dash equal to 1 here. For finding of CF we have to find first this function which we say capital F d dash is can be broken into linear factor or not, और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम इसके कोशिश करेंगे फैक्टर करने की, यानी हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। आप अपने सॉल्यूशन में सबसे पहले तो इसको नोट कर देंगे, अगली स्टेप में जो हम लिख रहे हैं वो इस तरीके से लिख देंगे। चाहे आप उससे पहले ये स्टेप लिख सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं। द गिवन इक्वेशन यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। यानी फर्स्ट टर्म आप ऐसे लिख दीजिए, यानी हम इसका फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, लीनियर फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि यहाँ पर इनके कोफिशिएंट का सम जो है इसके बराबर आ रहा है, तो दोनों ही कोफिशिएंट माइनस के कर दें, 2d² d डैश और माइनस d² d प्लस का d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हम इन दोनों में से देख रहे हैं कि कॉमन अगर ले लेंगे तो ब्रैकेट में इक्वल आ रहा है, तो इसलिए हम सबसे पहले इन दोनों में से 2d² को कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर बच रहा है d² माइनस का d डैश, और इसमें से माइनस अगर हम d डैश कॉमन ले रहे हैं तो d² माइनस d डैश बच रहा है, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेने पर साइन चेंज हो गया। ये वाला प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस का आ गया। जो फाल साइन पॉजिटिव होता है एस यू नो। z इज इक्वल टू 0। अब बात आती है यहाँ से हम कॉमन को बाहर लेने की, और ध्यान रहे कि ये सिंपल से कोई नंबर नहीं है बल्कि ये है ऑपरेटर है। तो हम इस ब्रैकेट को बाहर नहीं ले सकते,
हमें इसको राइट हैंड साइड में ही इसको बाहर ले सकते हैं, जो इस तरफ है वो इधर ही रहेगा। तो फिर हमारे पास जो बचेगा, जब इसको हम बाहर राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो डी स्क्वायर बचेगा माइनस का डी डैश बचेगा। हमारे पास बचा ये डी स्क्वायर माइनस का डी डैश। हालांकि ये अभी तो चल भी जाएगा, आप इधर कॉमन लिख लो, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कोएफिशिएंट नहीं है। लेकिन आप हमेशा इसी तरीके से करें ताकि आप से बाद में कोई गलती ना हो। ये सिंपल सा कोई, जैसे कि पहले बताया, नंबर्स नहीं बल्कि ये ऑपरेटर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं जो z का कोएफिशिएंट d और d डैश का फंक्शन होता है, जिसे हम f d डैश कहते हैं। इसको देख रहे हैं कि हम लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ सकते, इसको ब्रोकन नहीं कर सकते। we could not broken into linear factor in d and d dash. So we solve by use of trial solution. तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो here f d dash means coefficient of z which is function of d and d dash could not be broken into linear factors in d and d dash. So we use, जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि अब इस नॉन होमोजीनियस हो गया ये, तो उसमें फिर हम देखते हैं क्या इसके फैक्टर लीनियर होंगे या लीनियर नहीं होंगे। तो लीनियर जब होते हैं तो इसका अलग तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं, और जब नॉन लीनियर फैक्टर होते हैं, यानी इसके फैक्टर जो है होगा वो लीनियर फैक्टर नहीं है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका यह बता दिया हमने, ट्रायल सॉल्यूशन का यूज़ करते हुए करते हैं। तो अब मान लेते हैं कि इसका लेट z इज इक्वल टू a e to the power hx प्लस k बाई, मान लेते हैं v a ट्रायल सॉल्यूशन। ट्रायल सॉल्यूशन इसका मान लिया जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर हैं, दोनों को अलग अलग नॉन लीनियर फैक्टर हैं, तो अलग अलग जो है उसको हमें करना होगा टू दी फैक्टर डी स्क्वायर माइनस डी डैश। यानी इस पहले वाले यहाँ पर जो था, जो फैक्टर होगा, जो यहाँ पर सेकंड फैक्टर है, उसको अपने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो ट्रायल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमने ये माना है। तब हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस पार्ट की इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी, डी स्क्वायर माइनस डी डैश z इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि d का मतलब होता है डेल ओवर डेल x, और डी डैश का मतलब होता है डेल ओवर डेल y, और ये डी स्क्वायर है तो इसका मतलब ये ऑर्डर है इसका टू ऑर्डर है, डी डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डी डैश का मतलब डेल ओवर डेल वाई ये लिखा है, और z पर जब ऑपरेट होगा तो z यहाँ पर आ जाएगा दोनों पर, यानी इस दोनों पर अप्लाई आ जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। अब हम यहाँ पर जो z की वैल्यू ये मिली हुई है, इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। जैसे z का अगर हम z की वैल्यू कितनी है, a e to the power h x प्लस का k बाई, पहली बार है तो इसको हम करके दिखा देते हैं। डेल z ओवर डेल x की वैल्यू को यहाँ पर a इंटू में है कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x होता है, लेकिन आपको मालूम है ये x नहीं है, इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो h आ जाएगा, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, और x के लिए y और k दोनों कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यानी इसे हम सिंपली लिख देंगे, h को शुरू में लिख दें a e to the power h x प्लस का k बाई, लेकिन अभी ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव। इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको मिलेगा डेल 2 z ओवर डेल एक्स स्क्वायर।
So we differentiate this value. Here h a is a constant, these factors are constant, so we differentiate only this factor. We know that differentiation of e to the power x is e to the power x, so we write it as hx plus ky, but it is not h, so we have to differentiate this value. तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, h इंटू 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो h का h में मल्टीप्लिकेशन होके h स्क्वायर हो जाएगा और a e टू द पावर एच एक्स प्लस का के वाई, हमने ये x के लिए तो करके दिखा दिया, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसको हम y के लिए डायरेक्ट कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू को लिख दें हम, जो अभी डिफाइन की थी, एच स्क्वायर ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस, इसको इसी तरीके से जब डिफ्रेंशिएट y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप कर सकते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर सिर्फ y को कोएफिशिएंट के आ जाएगा और e टू द पावर एच एक्स प्लस का के वाई राइट हैंड साइड में 0, यहाँ पर दोनों में a कॉमन आ रहा है और साथ ही साथ e टू द पावर एच एक्स प्लस का के वाई कॉमन आ रहा है, जो कि 0 नहीं होगा, लेकिन हमारे पास जो बचा है वो एच स्क्वायर माइनस के है, उसकी वैल्यू 0, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा ही होगा कि एच स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0 होगा, अगर ये सॉल्यूशन ट्रू है तो इससे हम k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h निकाल सकते हैं, k इज इक्वल टू एच स्क्वायर वैल्यू आ चुकी है, तो हम इससे CF फाइंड कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर सकते हैं जो हमारा फैक्टर था उसके करस्पॉन्डिंग। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर दी CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि दो फैक्टर थे तो पहले जो हमने फैक्टर लिया है उसके करस्पॉन्डिंग टू, पहला फैक्टर हमने लिया डी स्क्वायर माइनस डी डैश इस, तो क्या हो जाएगा, आपने ये माना था उसका सॉल्यूशन, तो एच के की जगह पर एच स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमको मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा ए ई टू द पावर एच एक्स और के की जगह पर एच स्क्वायर रख देंगे वाई। तो इसका एक तो ये आ गया, ऐसे इक्वेशन नंबर, अगर हमने 1 नहीं डाला है तो इसको 1 डाल देंगे, फिर हम दूसरा, यस 1 नहीं डाला है तो हमने 1 डाल दिया इक्वेशन। इसी तरीके से हम दूसरे वेक्टर के करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं। अगेन लेट ए की जगह पर बी ले लिया हमने और ई टू द पावर में एच के यहाँ पर एच डैश कर लिया और यहाँ के होता है उसके यहाँ के डैश कर लिया वाई। ये भी उसी तरीके से मानेंगे बी, क्योंकि सेम सिचुएशन है, दूसरा फैक्टर भी जो है वो लीनियर फैक्टर में डी और डी डैश के नहीं ब्रोकन हो पा रहा था, इसलिए इसको अभी हम ट्रायल सॉल्यूशन का यूज़ करते सॉल्व करेंगे। और ट्रायल सॉल्यूशन के लिए हमने ये मान लिया बी ए ट्रायल सॉल्यूशन corresponding to the factor 2d स्क्वायर माइनस डी डैश। तो यानी हम रखें यहाँ पर 2d स्क्वायर डी डैश को z इज इक्वल टू 0 के बराबर पुट करना होता है। अब इसको भी पीछे दिखा चुके हैं तो डायरेक्ट कर लेंगे 2 और डेल 2z ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू 0। जैसा कि पीछे हम फाइंड कर चुके हैं, इसलिए इसकी वैल्यू को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम, यानी बस कांस्टेंट a की जगह पर b हो जाएगा और बाकी जो कांस्टेंट हैं h की जगह पर s डैश हो जाएगा। दो बार डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया है तो h का स्क्वायर हो जाता है, डैश है तो डैश लगा दिया, और बाकी e टू द पावर तो वैसे ही आएगी एच एक्स प्लस का के डैश वाई। ये तो पहले वाला हो गया ये, और फाइंड भी कर सकते हैं अगर चाहे तो आप रफ पे। और ऐसे ही हम जब अब इस z का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो b तो कांस्टेंट आएगा, e टू द पावर भी वैसे आएगी, लेकिन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का जो कोफिशिएंट है के डैश उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसलिए ई टू द पावर एच डैश एक्स प्लस का के डैश वाई, और राइट हैंड साइड में ये 0 चल रहा था वो लिख देंगे। इनमें से जो भी कॉमन है यानी v कॉमन है, साथ में ई टू द पावर में एच एक्स प्लस का के डैश वाई कॉमन है, और जो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट में बच रहा है वो
2h' है माइनस का k' है इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी और इससे ट्रू होने के लिए ज़रूरी है ये वैल्यू यानी 2h' माइनस k' की वैल्यू 0 के इक्वल हो। यहाँ से हमें k' की वैल्यू मिल गई 2 टाइम्स h' और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दूसरा फैक्टर था उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन। देयरफॉर द CF यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो दूसरा फैक्टर था उसके करस्पॉन्डिंग है ये, करस्पॉन्डिंग टू दूसरा फैक्टर 2d' माइनस d' है, यानी शुरुआत में हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया था उसका जो फिर उसका तो पहला है ये, लेकिन हमने इसको दूसरा लिया है तो किसी को पहला या दूसरा ले सकते हैं। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना जहाँ पे हमने लेट किया था, लेट यहाँ पर किया था। देखिए इसमें k' की वैल्यू को रख देंगे, पुट कर देंगे तो आ गया ये फैक्टर be⁻h' प्लस का k' की वैल्यू 2 टाइम्स h' आई है और वही y हो गया। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे जैसे अभी हमने 1 डाला था। अब हम यूज़ करेंगे यूजिंग 1 यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करेंगे और लिख देंगे द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन z इज इक्वल टू, क्योंकि PI हमको फाइंड नहीं करना है, CF काम चल जाएगा। राइट हैंड साइड में 0 था इसलिए PI इज इक्वल टू 0। वी नो z इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल और CF की वैल्यू हमने अलग अलग फैक्टर के निकाली थी और इसमें सिग्मा का यूज़ कर लेंगे जो भी वैल्यू में z की मिली थी। e⁻hx प्लस h² y प्लस सिग्मा be⁻h' प्लस h' y। ये तो CF की वैल्यू PI की वैल्यू 0 के इक्वल थी क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा ये 0 था, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन में 0 था, इसलिए हम लोग ये सॉल्यूशन कंप्लीट लिख सकते हैं विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।